बीएससी प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी की कक्षा में आज हम अमृतलाल वेगड़ की रचना यात्रा वृत्तांत के रूप में पढ़ेंगे, जो महाराजपुर से ग्वारी घाट जबलपुर तक की यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। उससे पूर्व हम वेगड़ जी के बारे में जानकारी लेंगे और यात्रा वृत्तांत क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा, बीएससी प्रथम वर्ष की सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। महाराजपुर से ग्वारी घाट लिखने वाले, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं अमृतलाल वेगड़। वेगड़ जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि नर्मदा के अनन्य प्रेमी हैं। नर्मदा नदी के बारे में भी हम सभी परिचित हैं। हमारे देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो कि 3 राज्यों में अपना स्थान रखती है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। विंध्याचल पर्वत के पर जो श्रृंखलाएं हैं पर्वत की, उसमें मैकाल पर्वत पर अमरकंटक में यह नर्मदा कुंड से निकलती है और गुजरात राज्य के भरूच जिले के पश्चिम में जो खंबात की खाड़ी है उसमें गिरती है और अंत में अरब सागर में जाकर इसका विलय होता है। अगर इसकी लंबाई की चर्चा करें तो 1312 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और लगभग 41 सहायक नदियों के साथ यह निरंतर प्रवाहमान रहती है। आप सबने अनेकों बार सुना है, पढ़ा है, बहुत से बांध इस नदी के बनाए गए हैं, जिनमें सरदार, ओंकारेश्वर, मान, जावद, तवा, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, ये सब नर्मदा नदी के जो पानी है, नर्मदा नदी का जो पानी है उससे लिए गए बांध बनाए गए हैं, उसी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अनेकों घाटी परियोजनाएं भी सरकार ने बनाई हैं और बहुत से धार्मिक मंदिर और बहुत सुंदर स्थान इसके किनारे बसे हैं। हम अपनी नदियों के बारे में जैसा जानते हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये 4 बड़ी नदियाँ और इसके साथ में नर्मदा नदी का एक अक्षुण्ण स्थान हमारे यहाँ रामायण काल के अंदर जो वर्णन है उसमें भी देखा जाता है और महाभारत काल के वर्णन में भी ये आती हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। थोड़ा आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन भूगोल जो भारत का है, कम से कम संसार का भूगोल, भारत का भूगोल, ये पढ़ने की एक हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं उस पृथ्वी पर कैसी भू संपदा और कैसी अंतरिक्ष संपदा हम लोगों को मिली है, उन सब के बारे में हम जानें। ऐसा हमारा एक रुझान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से ये पूरी बात अपनी यहाँ पर कही है। अब हम वेगड़ जी के बारे में जानेंगे कि एक रेखांकन और कोलाज जो नर्मदा के किनारे के आम जीवन को अभिव्यक्त करते हैं, उसके बड़े चितेरे रहे हैं। और
वे किसी वाद या संप्रदाय से बंधे हुए चित्रकार नहीं हैं, क्योंकि नर्मदा ही उनका वाद प्रतिवाद संवाद है। सब कुछ नर्मदा के ऊपर ही इन्होंने लिखा है। वही जीवन और मृत्यु का भी स्वर है इनके लिए। सूर्य के लिए हम कहें कि इनका प्रेम यदि नर्मदा के लिए देखते हैं तो यही दिखाई देता है कि जैसे सूर्य के लिए कृष्ण है, तुलसी के लिए राम है, मीरा के लिए नटनागर है, प्रेमचंद के लिए भारत का किसान है, उसी तरह से अमृतलाल वेगड़ के लिए नर्मदा मैया हैं। तो वेगड़ जी स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि मैं नर्मदा का अर्जुन भी हूँ और एकलव्य भी हूँ। अर्जुन कम एकलव्य ज़्यादा हूँ। नर्मदा को लेकर उनका लेखन और रेखांकन यह स्पष्ट करता है कि नर्मदा उनके लिए माँ भी हैं, प्रेयसी भी हैं, जीवन संगिनी भी हैं। और वेगड़ जी की नर्मदा साधना अविराम है, चलती जा रही है। कभी शब्दों में तो कभी कूची से चित्र बनाकर वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते रहे हैं। वेगड़ जी एक ऐसे लेखक हैं जो परंपरा के अनुभवों को अपने अनुभवों में पचाकर लिखते हैं, सीधे, सरल और नर्मदा की तरह ही प्रवाहमान भाषा में। कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई जटिलता नहीं और कहीं कोई बोझल आलंकारिकता नहीं है। जैसा अनुभव वैसे ही निर्मल अभिव्यक्ति है। और इससे अधिक श्रेष्ठ क्या हो सकता है कि व्यक्ति अपनी निर्मलता को कभी शब्दों के माध्यम से और कभी चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करता जाता है। अब हम देखें, अमृतलाल वेगड़ स्वयं गुजरात के हैं। 1928 में जबलपुर में इनका जन्म हुआ और प्रख्यात जो चित्रकार थे नंदलाल बोस, उनके शिष्यत्व में विश्व भारती शांति निकेतन में चित्रकला का अध्ययन किया। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने 1988 तक जबलपुर में ही कला का अध्यापन भी किया। तो और नर्मदा की विस्तीर्ण तट की जो 2620 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, यह भी इन्होंने की है। यही कारण है कि इस यात्रा का जो पूरा ब्यौरा है, इस यात्रा के जो संस्मरण हैं, इस यात्रा से उन्होंने जो कुछ देखा, आत्मसात किया, उसी को अपने यात्रा वृत्त के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब हम ये देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। हम सभी यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं जाना, एक विशेष प्रकार के भाव भूमि पर अपने आप को स्थित करके जाना, यह भी हम किया करते हैं। तो यात्रा एक मानव का सहज स्वभाव है और अपने यात्रागत अनुभवों को वह सुनता भी है, उनके विषय में जो लिखता है वह यात्राव्रत हो जाता है। कभी कभी हम यात्रा करते वक्त तो कुछ नहीं लिखते, एक डायरी में छोटी सी कुछ टिप्पणी लिख देते हैं जिससे कि वो स्मृति में बनी रहे, लेकिन फिर हम उस स्मृति को अपनी उस टिप्पणी की सहायता से अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करते जाते हैं। सफल यात्रावृत्त के विधायक तत्व हैं प्रामाणिकता, रोचकता, विवरणात्मकता, सजीवता और चित्रोपम शैली। प्रायः यात्राव्रत ऐसे स्थानों से संबद्ध होता है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व के लिए विख्यात होते हैं। यात्राव्रत लेखन में राहुल सांकृत्यायन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में लिखी और किन्नर देश, एशिया के दुर्गम भूखंडों में उनके प्रसिद्ध यात्राव्रत हैं। इसके अतिरिक्त यशपाल ने लोहे की दीवार के दोनों ओर, अगे ने अरे यायावर याद रहेगा तथा एक बूंद सहसा उछले आदि लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अप्रवासी की यात्राएं लिखीं। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य यात्रावृत्त की विपुल सामग्री से भरा हुआ है। अब हम
महाराजपुर से ग्वारी घाट में जो इन्होंने लिखने का प्रयास किया वो क्या है, उसके संक्षेप में जानेंगे कि सौंदर्य की नदी नर्मदा जो इन्होंने लिखी है, प्रसिद्ध कृति है इनकी सौंदर्य की नदी नर्मदा, उसी से यह यात्रा वृत्तांत महाराजपुर से ग्वारी घाट तक लिया गया है। इसके अंदर इन्होंने निरंतर बहने वाली सहस्त्रधारा नर्मदा की जो वर्तमान स्थिति है, जो दिखाई देती है, वो बड़ी गहरी वेदना के साथ में उसका चित्रण किया है। आज नर्मदा सहस्त्रधारा नहीं रही, वह सूखती जा रही है, किंतु इसके सूखने का सबसे बुरा प्रभाव इसके किनारे जीवन यापन कर रहे आम लोगों पर पड़ा है। नर्मदा के साथ उनका जीवन भी सूना होता जा रहा है, उनके साधन कम होते जा रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत में भेगड़ जी बड़ी आत्मीयता के साथ नर्मदा के किनारे बसे ग्रामीणों की वर्तमान दशा का कारुणिक चित्र खींचने में सफल हो गए हैं। बीच बीच में वे उस प्रकृति की बदहाली का भी वर्णन करते हैं जो नर्मदा में पानी कम होने के कारण निस्तेज होती जा रही है। लेकिन ग्रामीणों की जो जिजीविषा है वो नर्मदा की तरह ही है। वे छोटे छोटे विवरणों को बड़ी कुशलता के साथ में निरंतर हमारे समक्ष उकेरते जाएंगे। हम जब इसको पढ़ेंगे तब वह सारे चित्र हमारी आँखों के सामने घूमेंगे। हम सभी चर्मण्यवती नदी, जिसे हम चंबल नदी कहते हैं, उसके किनारे बैठे हुए हैं। उसके किनारे हम सब रहते हैं। अनेक बार हमारा चंबल के किनारे जाकर कुछ उत्सव मनाने का भी प्रयोजन रहता है और हम सभी नदी को बड़ी निकटता के साथ में जानते हैं। यहाँ पर महाराजपुर से ग्वारी घाट जो यात्रा वृत्तांत है उसे हम पढ़ेंगे। क्या यही वही सहस्त्रधारा है? प्रश्न के साथ में आरंभ करते हैं, क्या यह वही सहस्त्रधारा है? सामने तट से जाते समय इसे दिवाली की छुट्टी में देखा था। सचमुच सहस्त्रधारा थी। नर्मदा की अजस्र जलधाराओं का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर तक फैले अनगिनत प्रपात नदी के वेग को चौबला कर रहे थे। हहराती, उफनाती, बल खाती धारा के पास जाने में बड़ा भय लगा था और आज बहुत खोजने पर एक सूक्ष्म धारा मिली। नर्मदा का सूखा चट्टानी पाट गर्म कड़ाह की तरह खौल रहा था। जहाँ हमने भरी पूरी नर्मदा को देखा था, वहाँ इस गर्मी में उसकी सांस भर चल रही थी। सभी कुछ निर्जीव, सुनसान, नेत्रहीन और मूक। और हो भी क्या सकता था? शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा था। कुएं, तालाब, नदी, नाले प्रायः सूख चले थे। गांव खाली हो रहे थे। पूरा उत्तर भारत अभूतपूर्व जल संकट का सामना कर रहा था। ऐसे में नर्मदा भी सूखकर कांटा रह जाए तो क्या आश्चर्य। 27 मई 1980 को महाराजपुर मंडला से चले। पहला दिन था और सुबह से ही धूप चटक हो चली थी, इसलिए अधिक नहीं चले। मानादेही में ही रुक गए। वहाँ से सहस्त्रधारा देखने गए। यह अंदाज तो था कि सारा धारा जो है सिमट कर रह गई है, लेकिन इस तरह उजड़ जाएगी यह कल्पना नहीं की थी। सहस्त्रधारा का एक वह राजराजेश्वर रूप देखा था। पानी से छलकता, चौकड़ी भरता, घन घमंड घोषणा करता, और आज यह दलित द्राक्षा सा रूप, जैसे किशमिश होती है सूख जाती है द्राक्षा, उसी तरह से एक सूखा हुआ निर्जला, नीरव, मूक और चट्टानों का ढांचा मात्र। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते। पानी के न रहने से एक फायदा था। नदी का पाट खुली किताब की तरह सामने था। वेगवती धाराओं ने चट्टानों को कैसा काटा व तराशा था, इसे हम अच्छी तरह देख सकते थे। तारों की शोभा हम तभी देख सकते हैं जब चांद न हो। पेड़ के गठन को तभी समझ सकते हैं जब पतझड़ हो।
आज हमें यही मौका मिला था। पानी ने चट्टानों को तराशा तो था ही, आश्चर्य यह देखकर हुआ कि उनमें बड़े बड़े सुराख कर दिए गए, बिल्कुल गोल। फिर उनको नीचे ही नीचे मिला दिया गया था। हम लोग एक सुराख से उतरे, दूसरे से बाहर निकले। नदी ने मानो पत्थर के कान बींधे थे। यही भंवर होती है, इसमें कोई फंस जाए तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। आज समझ में आया कि अच्छे से अच्छा तैराक भी अनजान पानी में क्यों नहीं उतरता। दूसरे दिन पाँव फटते ही चल दिए। दोपहर की दहकती गर्मी में बुझबुझिया पहुँचे। इस सूखे में भी यह गांव हरा भरा था। यहाँ वन विभाग की नर्सरी है, तरह तरह के पौधे उगाए जाते हैं, खासकर सागौन के। दूर दूसरी तरह के पौधे थे। मैंने एक मज़दूर से पूछा, वे काहे के पौधे हैं? लिपस्टिक के। लिपस्टिक के? मैंने आश्चर्य से पूछा। उसने फिर वही जवाब दिया। तो मैंने पास जाकर देखा, वे यूकेलिप्टस के पौधे थे। जहाँ नर्मदा में कुछ पानी था, प्रपात भी थे, पास ही वन विभाग के कमरे का बरामदा मिल गया, तो वहीं टिक गए। कमरे में एक कंपाउंडर रहता था। मंडला से आए उसे 15 दिन हुए थे। बेहद गर्मी थी। रात को बाहर सोए, मैं और यादवेंद्र नीचे ज़मीन पर, कंपाउंडर चारपाई पर। रात के कोई 1:30 बजे बूंदाबांदी हुई तो मैं बरामदे में आ गया, फिर यादवेंद्र और अंत में कंपाउंडर भी। हम ज़मीन पर सोए, कंपाउंडर चारपाई पर। दरवाजे में पल्ले नहीं थे, इसलिए दरवाज़ा कैसे बंद करते। कोई आधा घंटा हुआ होगा कि कंपाउंडर ज़ोर से चिल्लाया, सांप सांप। हम लोग भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। मेरे पास टॉर्च थी, तुरंत जलाई। वह कहने लगा, सांप था, मेरी बाह पर था, मुझे ठंडा ठंडा लगा तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह बुरी तरह से डर गया था, अटक अटक कर बोल रहा था। डर हम भी गए थे। टॉर्च और लालटेन की सहायता से कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन सांप कहीं नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है, सांप कहीं नहीं है। फिर तुम तो चारपाई पर लेटे थे, सांप उस पर कैसे चढ़ेगा? तो कंपाउंडर बोल रहा है, सांप ही था, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोई 10 मिनट के बाद देखा दरवाजे में से सांप आ रहा है। उसकी बात सच थी। एक लकड़ी की सहायता से मैंने उसे बाहर किया। एक पत्थर पर पानी था, देर तक पीता रहा, प्यासा था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कंपाउंडर बोला, मारो। मैंने कहा, तुम ही मारो। उसने कहा, मेरा शरीर तो क्या, आत्मा तक कांप उठी है, मुझसे यह न होगा। यादवेंद्र, तुम ही मारो। गुरुजी, आज तक सांप नहीं मारा, मुझसे भी नहीं होगा। मैंने कहा, आप जैसे रथी महारथी से नहीं मार सकते तो मैं भला मेरी क्या बिसात। आगे एक शाल वृक्ष के नीचे जाकर वह रुका, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में काफ़ी ऊपर पहुंच गया। सांप को पेड़ पर चढ़ते पहली बार देखा। कंपाउंडर की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रहा। दूसरी ओर एक दूसरा सांप, जो उससे मोटा था, दूसरे पेड़ पर चढ़ रहा था। हम शायद नागलोक में आ गए थे। रात का घना अंधेरा, सन्नाटे का आलम और पेड़ों पर चढ़ते सांप, बड़ा भय लगा। इतने में कंपाउंडर एक छोकरे को ले आया। उसी समय पहला सांप पेड़ पर से उतर रहा था। जमीन पर आते ही छोकरे ने 2 डंडे जमाए तो सांप का काम तमाम हो गया। दूसरा सांप पेड़ में ही गायब हो गया, हाथ नहीं आया। ऐसे में नींद कहाँ से आती। बाकी रात जाग कर काटी। कंपाउंडर कहने लगा, कल ही मंडला जाकर इस्तीफ़ा दे दूंगा, 20 साल की नौकरी जाए भाड़ में। हम भी सोच रहे थे कब सवेरा हो और यहाँ से कूच करें। सवेरा होते ही चल दिए। हवा एकदम बंद थी, पूरा भूखंड जल रहा था। पेड़
धूप से कुम्हला गए थे। भरी दोपहर को घाघा पहुँचे। गांव न जाकर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रुके। अब जोरों से लू चलने लगी थी। किसी तरह खाना पकाया, खाकर वहीं लेटे। ज्यों-ज्यों पेड़ की छाया सरकती त्यों-त्यों हम सरकते। आंधी उठती तो सारी देह धूल में अट जाती, पर हवा का हिनहिनाना और पेड़ों का रंभाना सुनने में मन रम गया, तो लू के थपेड़े खाते वहीं पड़े रहे। शाम तक हमारे ऊपर धूल की 4-6 परतें जम गईं, मानो मोहनजोदड़ो। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो मोहनजोदड़ो हूँ और यादवेंद्र हड़प्पा हो, ऐसा हाल हो गया। फर्क यही था कि उन प्राचीन नगरों को जो दूसरों ने खोद निकाला था, जबकि हम स्वयं उठ खड़े हुए और चलते बने। घाघा में रहने की व्यवस्था हो गई तो घूमने निकले। पास ही दूसरा गांव है घाघी। वहाँ नर्मदा तट गए। नदी की धारा उस तट पर थी, इसलिए सूखे रेतीले पाट को पार कर सामने तट गए। वहाँ जाकर चकित रह गए। वहाँ कोई धारा ही नहीं थी। आँखों को विश्वास न हुआ, लेकिन पानी नहीं था तो नहीं था। नर्मदा की धारा टूट गई थी। पिछले साल भी गर्मी में चले थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा था। दाहिनी ओर पतली धारा थी, दूर बाईं ओर भी थी, लेकिन बीच में अचानक गायब हो गई थी। नर्मदा की गागर एकदम खाली थी। पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था और इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा। हम चाहते तो 10 कदम चलकर उस तट पर पहुंच जाते, लेकिन नहीं गए। नर्मदा ऊपर नहीं है तो क्या हुआ, रेत के नीचे जरूर बह रही है। इसलिए हमने उसे हाजिर नाजिर माना और वहीं से लौट आए। अगला पड़ाव बुदेहरा। नर्मदा की धारा यहाँ भी टूट गई थी। बुदेहरा से झुरकी के पटेल बड़े विनोद प्रिय थे। हम लोगों का स्वागत करते हुए किसी से कहा, आप लोगों के लिए वही प्रागैतिहासिक शरबत ले आओ। शरबत आया, बड़ा ही स्वादिष्ट था। कहने लगे, यह आंवला पुदीना आदि से बना है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक शरबत कहा जाता है। मैंने देखा इस विनोद प्रिय आदमी को भी विषाद की काली छाया ने ग्रस लिया था। पास ही बरगी में नर्मदा पर एक विशाल बांध बन रहा है। उनका यह गांव और आसपास के कई गांव उस बांध की डूब में आ जाएंगे। तब वे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यही चिंता उन्हें सता रही थी। दरअसल बेघर होने की यह चिंता उनकी ही नहीं, सारे इलाके की थी। पद्मी घाट में एक अच्छा आश्रम है। रात वहाँ रहे। भोर होते ही चल दिए। पेड़ ऐसे काले दिख रहे थे मानो झुलसे हुए हों। शाम को बखारी पहुँचे। गांव के पटेल के यहाँ रहने को तो मिल गया, लेकिन पानी मांगा तो उसने रस्सी और बाल्टी थमा दी और कुआं बता दिया। पानी लेने गए तो रस्सी मुश्किल से बीच कुएं तक पहुंची। पानी पाताल को चला गया था। पास की झोंपड़ी का ग्रामीण हमारी परेशानी समझ गया। अपनी रस्सी ले आया, दोनों को जोड़ा, तब पानी निकला। गांव के इसी कुएं में पानी था, बाकी सब सूख चुके थे। यहाँ से छिंदवाहा नर्मदा के संग संग चले। रोटो पहुंचकर एक वन रक्षक की झोंपड़ी में डेरा डाला। वह यहाँ के पेड़ कटवा रहा था। यह इलाका बांध में डूब जाए, इसके पहले पेड़ों को कटवा लेना जरूरी था। सुबह नदी में से चले। दिन बेहद गर्म था और हवा ने अपने पंख समेट लिए थे। दोपहर को एक जगह बहुत से मजदूर स्त्री पुरुष एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पास ही राहत कार्य में सड़क बन रही थी, इसी में लगे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ गा रहे थे। उनका अधेड़ उम्र का मुखिया मौज में आकर नाच रहा था। उनके गीतों ने मन मोह लिया तो गोपी टोला में
इन्हीं में से एक के घर रात को रह गए। रात को वे और भी गीत सुनाएंगे और नाचेंगे। यादवेंद्र भोजन बनाने की तैयारी करने लगा तो हमारे मजदूर यजमान ने मना कर दिया, भोजन आपका हमारे यहाँ होगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यदि कोई हमारे यहाँ आए हैं, अतिथि का सम्मान। यादवेंद्र जब भोजन की तैयारी करने लगा तो मजदूर यजमान ने मना कर दिया कि भोजन आपका हमारे यहाँ होगा। यह आदमी जिससे हमने 4 रुपये रोज पर जेठ की तपती दोपहरी में हाड़ तोड़ मेहनत करते देखा था, कहता है कि भोजन आप हमारे यहाँ करेंगे। ये होता है आतिथ्य सत्कार। भाई मजदूर, मैं जरूर तुम्हारी रोटी खाऊंगा। महाभारत के नेवले की तरह इससे शायद मेरा शरीर सोने का हो जाए। देर रात तक लोकगीत व लोक नृत्य का आनंद लेते रहे। सुबह बीजासन के लिए चल दिए। रात को यहाँ भी नृत्य देखने को मिले। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद और रूखा सूखा खाने के बाद भी ये लोग जीवन का रस लेना जानते हैं। दूसरे दिन खुश्क पहाड़ियों से होते हुए पायली पहुँचे। पायली में जिनके यहाँ ठहरे थे वे विधुर थे। मैंने पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा दोबारा शादी करूँगा तो ये बच्चे माँ से तो गए, बाप से भी जाएंगे, इसीलिए नहीं की। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बेटे की बहू भी आ गई है। शाम को नर्मदा तट गए। 25 बरस पहले भी यहाँ आया था। तब यहाँ कैसा घना जंगल था। विशाल वृक्षों से लिपटी सुदीर्घ लताएं मुझे आज भी याद थीं, पर अब कुछ भी नहीं बचा था। इंसान की कुल्हाड़ी ने सर्वनाश कर डाला था। बड़े सवेरे बर्गी कॉलोनी के लिए चल दिए। मेरी चाल अपने आप तेज हो गई। उन दिनों मेरा बड़ा लड़का चिरंजीव शरद वहाँ रहता था। चंड सूर्य के प्रचंड ताप में उसके द्वार पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। यहाँ नर्मदा पर एक विशाल बांध बन रहा है। शाम को उसे देखने गए। हजारों मजदूरों और सैकड़ों यंत्रों से यह स्थान जीवंत हो उठा है। बांध की दीवार बहुत कुछ हो चुकी थी। एक सीढ़ी के अंदर उतरे तो मैं चकित रह गया। बांध की ठोस नजर आती दीवार में इस छोर से उस छोर तक बिजली की रोशनी से जगमगाती सुरंग थी। देख रेख के लिए बड़े बांध में ऐसी सुरंग रहती है, यह तभी जाना। जब यह बांध बन जाएगा तो यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। यहाँ एक विशाल झील बनेगी। मैं सोचने लगा, इस झील का क्या नाम होना चाहिए। आज हम यहीं पर विराम लेंगे और कल इसके आगे की यात्रा करेंगे और उसके बाद में पुनः इसका संक्षेप में सार जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।